वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस पर एक लेक्चर अभी लिया है। आज पार्ट 2 है। हमने पिछले लेक्चर में बेसिक्स समझा था कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान की ज़रूरत किसी देश के लिए क्यों होती है, ये हमने देखा था। बाकी संविधान, राज्य व्यवस्था एवं शासन में, गवर्नेंस में क्या मूलभूत अंतर है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, इसका हमने एक समझने का प्रयास किया था इसको। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने लिखा हुआ था जो है कि जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, थोड़ा उसको हम क्विक रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आगे की चीज़ों को आप करेक्ट कर पाएँ। ठीक है ना? तो संविधान, राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में हमने थोड़ी-थोड़ी चर्चा की थी। ठीक है ना? संविधान क्या होता है? निर्णय लेने का आधार प्रदान करता है कि हमें निर्णय किस आधार पे लिया जाना चाहिए, ये संविधान हमें बताता है। और राज्य राज्य व्यवस्था में क्या होता है? पॉलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो ये हमें निर्णय लेने वाली संस्था के बारे में अवगत कराता है। ठीक है? और जो शासन है, गवर्नेंस है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब ये डिसीजन ले लिया गया सब है। ठीक है ना? तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तीनों में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं और तीनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं। ये हमने देखा था, जो है जैसे मनरेगा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने लिया था, उसको समझाने का प्रयास किया था। मनरेगा क्या है? एक स्कीम है सरकार की, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है। तो ये जो है कि ये इसका हमें आधार कहाँ से मिला? ये हमें संविधान में दिखा भाई, जो आजीविका सुनिश्चित करने के लिए राज्य ऐसा काम कार्य करेगा। आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, संविधान में वर्णित हैं, उनके बारे में वर्णित किया गया है कि भाई जो भी वंचित हैं, शोषित हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। साथ ही जो है आजीविका सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्प मुहैया कराएगा। इत्यादि जो है आप देखेंगे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में दिया गया है। ठीक है ना? आधार यहाँ से हमें प्रदान करता है संविधान। और जो निर्णय मनरेगा पे निर्णय किसने लिया? सरकार ने लिया, मतलब ये संसद में कानून बना, मनरेगा एक्ट है। ठीक है ना? एक कानून है, जिसके तहत हमें जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है, वो क्या करती हैं? वो जो है जनता के माध्यम से शक्ति अर्जित करके सरकार गठन करती है और यही निर्णय लेती हैं। ठीक है ना? तो निर्णय लेने वाली संस्था द्वारा निर्णय लिया गया। अब ये जब जनता के लिए लागू कर दिया गया, सरकार ने राज्य ने जनता के लिए जब ये उसको एक्टिवेट कर दिया, लागू कर दिया, अब ये जो है गवर्नेंस का हिस्सा बन गया। तो आप देखेंगे तीनों चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक प्रक्रियागत चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना? बाकी हमने देख लिया संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान का दर्शन क्या है, हमने देखा था, ठीक है ना? जैसे हमने बताया कि संविधान क्या है, संविधान नियमों, विनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है, या देश का सर्वोच्च कानून होता है और यह राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है, ठीक है ना? और संविधान का महत्व इसलिए है कि संविधान में जो वर्णित है उसमें ये पता चल जाता है कानून कौन बनाएगा, शक्तियाँ किसके पास होंगी, मौलिक अधिकार क्या होंगे, अब मौलिक अधिकारों पर जो युक्त-युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके लिए आधार क्या होगा, इत्यादि जो है हमें संविधान बता देता है, ठीक है ना? और समाज में जो बुनियादी बुनियादी पहचान का निर्धारण है, वो हम संविधान के अंतर्गत हमें पता चल जाता है। संविधान एक आईना है जो है भूत, वर्तमान और भविष्य की हमें झलक देता है। क्योंकि भूत का मतलब जो बीत चुका है, उसके संदर्भ में देखेंगे जितने हमारे मूल्य, जितनी हमारी परंपराएँ हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, ये सब जो विकसित होके आई हुई हैं, तो देखेंगे उसका भी एक आईना जो है संविधान में झलकता है। जैसे आप धर्म के अधिकार को देखेंगे, जो हमारे मौलिक अधिकार हुए हैं, इसकी भी बहुत बड़ी लंबी इतिहास रही है, कि मौलिक अधिकार क्या-क्या होने चाहिए। ठीक है? ये हमारी जीवन शैली जैसे चलती है, जैसे आगे बढ़ती है, समाज जैसे विकसित होता है, उसी के अनुरूप प्रक्रियाएँ आगे बढ़ती हैं, तो उसी को हम एक दस्तावेज के फॉर्म में हम ये सब चीज़ें एक रख देते हैं संविधान के तहत, ठीक है ना? तो आप ये सब संविधान के महत्व में ये सब चीज़ें बातें लिख सकते हैं, ठीक है ना? संविधानवाद क्या हो गया? एक विचारधारा की अवधारणा के रूप में हो गया,
ठीक है ना? संविधानवाद जहाँ पे होगा, वहाँ निरंकुशता का अभाव होगा, निरंकुश शासन नहीं होगा, मोनार्की सिस्टम नहीं होगा, ठीक है ना? अब ये संविधानवाद की विशेषता ही है, संविधानवाद की अवधारणा ही है और सीमित शासन या सरकार होगी, मतलब ऐसा नहीं सरकार का कार्य इतना बड़ा हो जाए कि पूरे जनता के पैसे उसकी व्यवस्था चलाने में ही खर्च हो जाए, ठीक है ना? और शक्तियों का बँटवारा होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, उसमें शक्तियाँ कि कौन-सी शक्तियाँ किसके पास होंगी, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो है हम विधि की सर्वोच्चता होगी, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें संविधानवाद की विशेषताएँ हैं, अवधारणाएँ हैं और आप देखेंगे संविधान का जो दर्शन है, ठीक है ना? और संविधान के दर्शन आप देखेंगे जो हमारे दर्शन का मतलब होता है जीवन को देखने का नज़रिया, उद्देश्य और जो हमारी मूल्य व्यवस्था है। मूल्य व्यवस्था समझ रहे हैं ना? जो हमने मूल्य अभी तक अर्जित किए हैं, जो अभी हमारी यात्रा सामाजिक की रही है, तरह-तरह के मूल्यों का विकास हुआ है, कौन से मूल्य समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, कौन से जो है कि ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम जो है समाज में ही सीखते हैं। तो भी देखेंगे इन सबको समझने का जो दृष्टिकोण है और जीवन जीवन को देखने का जो नज़रिया है, उद्देश्य है, ये सब हम दर्शन के अंतर्गत एक तरह से देखते हैं। उसी तरह से संविधान का भी दर्शन है। ठीक है ना? संविधान के दर्शन में हमें देखते जैसे हम प्रस्तावना देखेंगे तो प्रस्तावना हमारे संविधान का एक कुंजी है, आईना है। कह लीजिए जो सारी चीज़ें हमें बता देता है कि संविधान जो है क्या हमें उद्देश्य हमें दे रहा है, क्या हमें बता रहा है कि ये संविधान का उद्देश्य रहेगा। ठीक है ना? तो जैसे कि देखा जाए तो संविधान का दर्शन जो है, इस मूलभूत तथ्य पर आधारित है कि यहाँ शक्तियों का जो अंतिम स्रोत है, वो भारत की जनता है। शक्ति कहाँ से हमें अर्जित हो रही है? सरकार को शक्ति कहाँ से मिल रही है? संविधान में वर्णित किया गया है, लेकिन जो अंतिम स्रोत है, भारत का लोग है। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम भारत के लोग से शुरुआत की गई है। ठीक है ना? तो सारी शक्तियाँ क्योंकि आप देखेंगे चुनाव होता है, तो जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर वो मंत्री बनते हैं। ये सब शक्ति हमने कहाँ से प्राप्त किया? संविधान में तो अब देखा जाए तो संविधान सर्वोच्च है, लेकिन जो सभी राजनीतिक दल जब सरकार का गठन करते हैं, तो शक्ति अर्जित कहाँ से करते हैं? जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है सरकार गठन करते हैं, फिर शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये आधार हमें कहाँ से मिलता है? संविधान बताता है। ठीक है ना? तो साथ ही आप देखेंगे लोकतंत्र के केवल शासन प्रणाली के रूप में ही नहीं देखा जाता लोकतंत्र को, एक मूल्य व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ पे नागरिकों का अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, ठीक है ना? और न्यायपूर्ण समाज का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना? इसीलिए देखेंगे भारतीय संविधान जो है एक राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की धारणा को भी समेटे हुए है, ठीक है? तो ये सब जो आप देखते हैं जैसे प्रस्तावना में आप चीज़ें पढ़ लेंगे, मूल अधिकार में पढ़ लेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ लेंगे, मौलिक कर्तव्यों में पढ़ लेंगे, ये हमें भारतीय संविधान के दर्शन की ओर ले जाता है, उसके बारे में हमें जो है बताता है, ठीक है ना? तो ये सब आप जो है, ये सब चीज़ों को भारतीय संविधान के दर्शन में आप ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, जिस तरह का यदि आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना? तो अब जैसे हमने बताया था कि जो है किस तरह से पढ़ने का रहेगा अप्रोच, जो है एक तरह से जो कहिए जो तथ्यात्मक पर ज़्यादा है और दूसरा मुख्य परीक्षा डिबेट वाले जो मुद्दे हैं, इसको 2 पार्ट करके हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो हमने जो है पहले पार्ट में जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उसको हमने कवर करने का प्रयास किया था पिछले लेक्चर में। तो एक बार उसे रिवाइज़ कर लेते हैं तेज़ी से। इसके बाद जो डिबेट के मुद्दे हैं, मुख्य परीक्षा के स्तर की चीज़ें हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? जैसे हमने देखा कि जो प्रारंभिक स्तर वाली परीक्षाएँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं, प्रस्तावना का विचार क्या है? प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तुत शब्दावलियाँ जो हैं, उनका क्रम क्या है? उनका महत्व क्या है? अब विभिन्न विचारकों ने प्रस्तावना को लेके क्या अपने राय व्यक्त की है, उसको हमने देखा था और जो प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं, उसका क्या महत्व है वो देखा है। बाकी हमने संविधान की प्रस्तावना को क्या लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये भी हमने देखा था। तो हम जो है एक बार इसको तेज़ी से रिविज़न करके बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो देखिए हम भारत के लोग प्रस्तावना जो में लिखे गए हैं शब्दावलियाँ, हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसको जो है कि विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ठीक है ना? तब इसमें जो भी प्रयोग शब्दावलियां प्रयोग हुई हैं, हमने उसको संक्षेप में एक बार देखा था। ठीक है? अब जैसे इसमें देखा हमने, जो प्रीलिम्स से बहुत पूछा जाता है, अब इसमें देखेंगे कि जो है कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, उनका क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्रम को आगे-पीछे करके पूछा जा सकता है, आपको सही क्रम पता होना चाहिए। और जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की बात की गई है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की। ठीक है ना? तो अब इसका भी क्रम आपको पता होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का ज़िक्र प्रस्तावना में किया गया है और 2 प्रकार की समानता का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है ना? ये सब जो है याद रहना चाहिए। और विक्रम संवत आप देख लीजिए 57 एडी होता है, ये ईस्वी से आगे चलता है। ठीक है ना? तो अब इतिहास में पढ़े होंगे। बाकी देखेंगे जो प्रस्तावना का आविर्भाव है, धारणा जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और जो न्यायिक विचार था, जैसे हमने इसमें देखा ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो था, उसका विचार जो है ये रूसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है ना? ये सब भी समाहित जो है करता है। अब देखेंगे जो प्रस्तावना संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 सितंबर 1946 को, और ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है ना? अब प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व है कि जो शक्ति का स्रोत है वो कौन होगा? भारत के लोग होंगे। ठीक है? और जो शासन प्रणाली का स्वरूप होगा, शासन प्रणाली कैसी होगी? संप्रभु होगी, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य वाली शासन प्रणाली हमारी होगी। ठीक है ना? इसका मतलब प्रस्तावना जो है शक्ति के स्रोत का भी ज़िक्र कर देता है और शासन प्रणाली को भी बता देता है। साथ में शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है वो भी बता देता है। कैसे? कि हमें न्याय बता देता है, कौन से न्याय हमें अचीव करना है, किस न्याय की अवधारणा की संकल्पना को मजबूत करना है और स्वतंत्रता हमारी किस प्रकार की रहेगी। ठीक है ना? ये भी बता देता है। और समता क्या होगी और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब चीज़ें हमें प्रस्तावना बता देता है कि शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, हमें किस तरफ चलना है। हमारी शासन व्यवस्था जो है, जो कार्य कर रही है, उसका लक्ष्य क्या रहेगा। ठीक है ना? लक्ष्य क्या है भाई? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता लोगों को देना, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित कराना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करना। ठीक है ना? और बाकी निर्माण की तिथि भी बता देता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के महत्व में ये सब बिंदु को लेके, अब अगर एक-एक पैरा भी आप लिख लेंगे, इसके महत्व के बारे में बेहतर आपकी लेख हो जाएँगे। ठीक है ना? अब जो हमने समझा था विभिन्न विचारकों का जो मत है, वो क्या है? अब भाई आप देख लेंगे, के.एम. मुंशी ने कहा था संविधान की राजनीति जन्म कुंडली है प्रस्तावना। पालकी वाला ने कहा था संविधान का परिचय पत्र है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा। जस्टिस गजेंद्र गढ़कर और अर्नेस्ट बारकर ने कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है ना? तो ये सब के बारे में मैचिंग करके पूछा जा सकता है प्रश्न, और साथ में स्टेटमेंट दे देगा कि अब जैसे के.एम. मुंशी का जो स्टेटमेंट है, ये डाल देगा कि पालकी वाला में कि के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि एन.ए. पालकी वाला के अनुसार संविधान की प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ये दोनों कथन गलत हो जाएँगे। ठीक है ना? ऑप्शन दे देगा जो है कि एक सही है, 2 सही है, दोनों जो है कि सही है। तीसरा दे देगा कि सब दोनों कथन गलत हैं। तो जो आपको अगर इससे पता रहेगा तो आप उस प्रश्न को सही कर पाएँगे। ठीक है ना? आप देखेंगे प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्द हैं, उनके बारे में हमने पिछला एक संक्षेप में चर्चा किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है ना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? समाजवादी क्या है? पंथनिरपेक्ष क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है? स्वतंत्रता क्या है? समता क्या है? बंधुता क्या है?
ये सब हम आज इसी लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है ना? बाकी ये जो निर्णय थे, हमने बता दिया था बेरूबारी मामला 1960 का आया था। इसमें कहा कि इस न्यायपालिका ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद केशवानंद भारती में कहा कि जो है कि संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मौलिक भाग हैं, जो मूल व्यवस्था है, उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना? और एसआर बम्बई का केस आया 1992 में और एलआईसी का मामला आया 1995 में, ठीक है ना? एसआर बम्बई में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा घोषित किया और एलआईसी के मामले में कहा कि जो है प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है ना? ये सब भी न्यायपालिका के निर्णय से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम एक-एक बार जो है सब चीज़ों को लेके लिखते हुए चलते हैं, आप सब भी इसी तरह से आप नोट करते चलिए, ठीक है ना? तो पहले हमने देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्र राज्य हो, ठीक है? और ये स्वतंत्र राज्य क्या हो? यह आंतरिक एवं बाह्य निर्णय दोनों निर्णय दोनों स्तर के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, ठीक है ना? और इसका अर्थात क्या कहिए? निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और साथ ही जो है साथ ही किसी अन्य शक्ति या सत्ता पर निर्भर ना हो, ठीक है ना? ये हमें बता देता है। आप देखेंगे संप्रभु भारत कब हुआ? संप्रभु हुआ 26 जनवरी 1950 क्योंकि इस दिन हम गणतंत्र हो गए, ठीक है ना? और इस दिन जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और चुनकर आए राष्ट्रपति भारत के और जो हमारी पहले क्या होता था कि अंतरिम सरकार की जो कैबिनेट थी, वो रिकमेंड करती थी राष्ट्रपति के जो है कि भारत के गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल की जो आधिकारिक तौर पे पुष्टि करते थे वो ब्रिटेन का सम्राट करते थे, ठीक है ना? तो इसका मतलब हम किसी बाह्य शक्ति पर उस समय तक निर्भर थे, हम डोमिनियन स्टेट के स्तर पे थे और जैसे ही हमने अपना राष्ट्रपति का चुन लिया, तो ऐसी स्थिति में अब हम संप्रभु हो गए, किसी अन्य शक्ति पे हम निर्भर नहीं रहे उस दिन से। इसीलिए कहा जाता है कि भारत संप्रभु बना 26 जनवरी 1950 से, ठीक है ना? तो ये आप संविधान लागू होते समय उस दिन गणतंत्र भी बना। तो आप देखेंगे ये चीज़ें आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? यह जो है कि ऐसी राज्य की अवधारणा की बात करता है जिसमें राज्य आंतरिक और बाह्य स्तर दोनों स्तर पे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और वह जो है किसी बाह्य शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करता, ठीक है ना? और ऐसी व्यवस्था वाले देश को हम क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है ना? आगे चलते हैं दूसरा जो शब्द प्रयोग हुआ है समाजवादी। तो इसको इंग्लिश में जो सोशियलिस्ट प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? क्या प्रयोग हुआ है? सोशियलिस्ट प्रयोग हुआ है, इसको समाजवादी सोशलिज्म नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, सोशियलिस्ट है। समाजवा जो एक समाजवादी विचारधारा वाली जो शब्द प्रयोग होते हैं जिसको कहता है सोशलिज्म, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। समाजवाद शब्द का नहीं प्रयोग किया गया है, जो है समाजवादी शब्द का प्रयोग हुआ है। तब भारत के संदर्भ में इसके मायने अलग हैं, जो अन्य समाजवादी विचारधारा है, उसकी तुलना में भारत का जो समाज
वादी विचार है वो अलग है। भारत के समाजवादी विचार जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन यह जो है एक पॉलिसी के तहत जो है स्थापित करने की बात करता है और कहता है कि राज्य जो है अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो है लोगों तक जन कल्याण की सुविधाएं पहुंचाएगा और जो आय की असमानता है, जो अर्थ का या धन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें समानता लाने का प्रयास करेगा। तो भारत में इसे एक पॉलिसी मैटर के तहत देखा जाता है, ठीक है ना? भारत में कोई ये विचारधारा के रूप में न लेके, जैसे आप देखेंगे जो भी कम्युनिस्ट कंट्रियाँ हैं, सोशलिस्ट कंट्रियाँ हैं, आप उसमें रूस, चीन रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि विचारधारा में क्या होता है कि ये पूरी तरह से जो संसाधन होते हैं उसमें सामुदायिक नियंत्रण होता है, जनता का नियंत्रण होता है और उसमें जो है इस तरह के विचार देखे जाते हैं, ठीक है ना? तो भारत में जो है इसको एक पॉलिसी मैटर से लागू करने का बात की जाती है कि भारत में जो भी संसाधनों का वितरण है उसको समान वितरण सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा, ठीक है ना? जबकि समाजवाद में क्या है, समाजवाद में समस्त संसाधनों का जो अ, अधिकार रहेगा समस्त संसाधनों पे वो वहाँ के जो है सामूहिक रूप से रहेगा, वहाँ के लोगों का रहेगा, ठीक है ना? और यह जो है कि साम्यवाद का अंतिम चरण जो है साम्यवाद है, जो कहता है कि राज्य नहीं रहेगा, राज्य पूरी तरह से विस्थापित हो जाएगा और लोग जो है अपने संसाधनों का वितरण जो है स्वयं अपने अनुसार करेंगे, ठीक है? समानता लाने की बात करता है, आर्थिक पूरी तरह से समानता रहेगी, ठीक है ना? तो वो जब हम आगे देखेंगे, जब विचारधारा वाली चीज़ें रहेंगी, तो समाजवाद, उदारवाद ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उदारवाद का मतलब ये होता है कि यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, क्योंकि व्यक्ति तार्किक है, इसमें ये माना जाता है, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ठीक है ना? और राज्य का यह काम नहीं है कि लोगों को नियंत्रित करे, ठीक है ना? इसीलिए देखेंगे जो उदारवादी देश है जैसे अमेरिका है, वहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है ना? और इसमें जो है कि सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार की भूमिका सिर्फ़ रेगुलेटरी होती है, विनियमन की होती है, कोई व्यवस्था संचालन के लिए चीज़ें हों। हमें मुख्यतः जो है समाजवाद देखना, आप देखेंगे जो 42 संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, एक जोड़ा गया समाजवादी और एक पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना? तो भारत का जो समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है ना? इसमें क्या है कि इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण आप कह लीजिए और शांतिपूर्ण व क्रमिक रूप से, है ना? इसका मतलब ये कैसे आएगा, ये कल्याणकारी कहता भाई कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा आए गए हैं। मतलब जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए योजनाएँ बनाइए, उनको उनको शक्ति प्रदान करिए, आर्थिक मदद करिए, ताकि वो भी खड़े होके जो है समानता के स्तर पर आ सकें, ठीक है ना? इकोनॉमिक इक्वालिटी पे के तक पहुँच सकें। इसका मतलब ये इसको क्या कहा जाता है? फेबियन समाजवाद कहा जाता है, ठीक है ना? नेहरू उसके प्रबल समर्थक थे, ठीक है ना? और उनका कहना था भाई समाजवाद हो लोकतांत्रिक तरीके से। मैं जैसे लिख लिख रहा हूँ उसी तरह से आप भी लिखते चलेंगे तो चीज़ें एक बार ध्यान में भी रहेंगी और लिखने की आदत भी तेज़ होगी, ठीक है ना? मतलब जल्दी अगर लिखना रहे तो भी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी और लिखने का स्तर भी मजबूत होगा, ठीक है ना? तब देखेंगे ये सब विकास इसका जो है वादी विचार का विकास कैसे हुआ? तो लिख लीजिए भारत में
ठीक है ना? अब देखिए, इसको जो है कि आज़ादी से लेके अब तक आप इसके विकास क्रम को देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आप देखेंगे पहले तो राष्ट्रीय आंदोलनों के जो है एक समय आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के समय आपने देखा होगा गांधी जी का गांधी के शब्दों में जो उन्होंने कहा था कि अंत्योदय से 'मतलब अंतिम व्यक्ति के उदय से सभी का उदय होता है', ठीक है ना? तो ये चीज़ें ये क्या होता है समाज के सभी वर्गों का विकास समाज के सभी वर्गों के विकास की बात हो रही है। अर्थात इसमें भी क्या है समाजवादी विचार समाहित है, ठीक है ना? अब जिसकी उसके बाद देखेंगे 1955 में कांग्रेस का हमने पिछले लेक्चर में बताया था, आप देख लीजिए। मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया है, तो एक बार हम इसको और आगे से लिखते हुए चीज़ें चलते हैं, क्या-क्या बिंदु इसमें हो सकते हैं। जो है कि कांग्रेस का अवाड़ी अधिवेशन हुआ, ठीक है ना? इसमें समाज के समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसमें क्या किया गया? समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसमें देखेंगे जो है कि कई सारे लोगों इसमें जुटे इस अधिवेशन में और लोगों ने समाजवादी विचार पे भारत में कैसा होना चाहिए, इस पे खूब डिबेट हुई, खूब चर्चाएँ हुई, ठीक है ना? तो इसमें जो है कि कहा गया कि आप देखेंगे जो संसाधनों के सामुदायिक सामुदायिक स्वामित्व की बात की गई और संसाधनों के समतामूलक वितरण पर ठीक है ना? संसाधनों का स्वामित्व जो है समुदाय का हो, साथ में जो है जो वितरण हो, वो जो है समतामूलक हो, ठीक है? संसाधनों का। ये सब बात जो है की गई और हमने बता ही दिया इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने भी ने भी डीएस नकारावाद में निर्णय दिया कि समाजवाद भारत की विचारधारा के रूप में न लेके इसके एक जो है राज्य के नीति के रूप में स्वीकार किया, ठीक है ना? तो इसमें कहा गया कि जो भारत का समाजवादी चरित्र है, क्या है? ये समाजवादी चरित्र क्या है? राज्य के नीति का हिस्सा है, ठीक है ना? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है ना? इसमें इसका जिसका लक्ष्य क्या है कि आय की असमानता को कम करना, ठीक है? और प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को भी कम करना। ये सब चीज़ें जो हैं न्यायपालिका ने कही, ठीक है ना? अब ये हो गया, अगला पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो संविधान में उल्लेखित
समाजवादी शब्द का मूर्त रूप आप कहाँ देख सकते हैं? आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर इसमें जैसे अनुच्छेद आप 38 देख लीजिए, 39 देख लीजिए, 41 देख लीजिए, 42 में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं समाजवाद लिख देने से समाजवादी जो विचार है भारत का लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद वाला विचारधारा और जो है कि उसको आप जो है कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी अगर कहा जाए कि प्रस्तावना में नहीं है तो चीज़ें आपको कहाँ दिख जाती हैं, प्रस्तावना के अलावा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, ठीक है ना? और आप थोड़ा-सा अंतर समझ लीजिए कि जो भारत का समाजवाद है, वो चीन से और उससे कैसे भिन्न है। देखिए, इसमें आप देखेंगे जो भारत में क्या है, निजी स्टेक होल्डर को भी निजी क्षेत्रक को भी अनुमति है, ठीक है ना? अनुमति है। आप देखेंगे चीन में, रूस में निजी क्षेत्रक की उस तरह की संपत्ति रखने की और अन्य चीज़ें जो है अनुमति नहीं है और हाँ, उसका हालाँकि उसका प्रारूप आज बदल गया है। जैसे देखेंगे चीन में बहुत बाहर-बाहर कंपनियाँ आके निवेश करती हैं, क कंपनी स्थापित करती हैं। तो वो एक तरह से उनका जो निवेश है पर जो है कि उसका प्रारूप में आप डायरेक्ट निजी निवेश नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो भारत में क्या है निजी क्षेत्र को जैसे देखेंगे आप प्राइवेट जो है कि और सरकार दोनों मिल के कार्य करते हैं, ठीक है ना? सरकार के साथ मिल के। तो ये भारत के समाजवाद में ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना? और देखेंगे कि जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति की राष्ट्रीयकरण की अनुमति है, ठीक है ना? तो आप जो है भारत का जो समाजवाद है, वो पॉलिसी मैटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और भारत का जो समाजवाद है, वो कहता है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद हो, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से हो, ठीक है ना? और इसी को कहा जाता है फेबियन समाजवाद, तो जिसके नेहरू प्रबल समर्थक थे और इसमें जो है आप देखेंगे जो संसाधनों का सामुदायिक वितरण है और वितरण होना चाहिए और संसाधनों का समतामूलक वितरण होना चाहिए, सभी के पास साधन बराबर मात्रा में पहुँचने चाहिए, ठीक है ना? तो और भारत का समाजवाद और चीन और रूस से कैसे भिन्न है, कि भारत में जो है कि निजी निवेशकों की निजी संपत्तियों की भी रखने की अनुमति है और सरकार उसको राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है। आप देखेंगे समय-समय पे जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे बैंकों का किया गया, कई सारे बैंक थे जिनका सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज़ कर दिया अर्थात सरकार अपने अधीन उसको कर दी, ठीक है ना? कर दिया और जबकि आप देखेंगे चीन में और रूस में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहाँ निजी संपत्ति की जैसी संकल्पना नहीं पाई जाती, ठीक है ना? तो जो भी संसाधन है वो सबसे समुदाय का नियंत्रण होता है। तो ये जो है कि समाजवाद की आप चीज़ें लिख सकते हैं, हमने 3-4 पॉइंट बता दिए, ठीक है ना? कि एक देखेंगे गांधी जी के विचार में समाजवाद की झलक कैसे दिखती है और कांग्रेस का एक कबाड़ी अधिवेशन हुआ था, उसमें किस पे बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय देख लीजिए समाजवाद को लेके, ठीक है ना? और इसके बाद में संविधान के टीपीएसपी में नीति निदेशक तत्व में भी जो है समाजवादी चरित्र की को देखा जा सकता है और अगला है कि भारत का समाजवाद रूस और चीन से कैसे भिन्न है, ये भी आप यहाँ से, ठीक है ना?
देख सकते हैं। एक बिंदु और लिख सकते हैं कि भारत में अगला एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये लिख सकते हैं कि जो है कि भारत में अधिनायकवाद कह लीजिए, मोनार्की कह लीजिए, ठीक है, अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं है। जैसे देखेंगे कि सब देशों में चुनाव नहीं होता रूस, चीन में। अब जैसे अभी 2035 तक के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बना दिया गया है कि 2035 तक वो बने रहेंगे। एक तरह से अधिनायकवादी चरित्र है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, ठीक है ना? तो अधिनायकवादी व्यवस्था भारत में नहीं देखी जाती। तो जब ये भारत के जो है राज्य व्यवस्था में इस तरह अधिनायकवादी व्यवस्था की कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? जबकि ये चीन में और रूस में देखा जा सकता है, ठीक है ना? तो ये समाजवाद की चीज़ें आप इसको देख लिख सकते हैं। और एक आप देख सकते हैं कि समाजवाद जो है ये को शामिल करने के पीछे तार्किकता क्या है? तो ये भी हम जो है देखेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है ना? ये तो जैसे कि पढ़ ही लेते हैं इसी में इसके आगे ताकि आपकी कनेक्टिविटी बेहतर बनी रहे, ठीक है ना? अब देखिए जो है कि समाजवाद शब्द की प्रासंगिकता क्या है? हमने प्रस्तावना में इसको शामिल कर लिया। प्रासंगिकता इसकी क्या होगी, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इस पे बहस जो है कुछ वर्ष पहले चल रही थी कि जो है कई सारे जो है याचिकाकर्ताओं ने न्यायपालिका में अपील डाली कि जो है संविधान से समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए। तो इसका मतलब यदि हम इसकी तार्किकता, इसकी प्रासंगिकता को समझ समझ पाएँगे, तो हम आगे ये भी बता पाएँगे कि ये समाजवाद शब्द जो है कि रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या है कि अपनी आप राय एक बना पाओगे, ठीक है ना? तो समाजवाद शब्द की, ठीक है ना? तो इसमें हम 2 पार्ट में करके समझेंगे। एक इसका जो है विपक्ष में तर्क और एक पक्ष में तर्क, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये हम जो है दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है ना? जैसे विपक्ष के तर्क में आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे जब उदारीकरण की नीति लागू की गई, एलपीजी, ठीक है ना? अ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ना 90 के दशक के बाद, तो आप देखेंगे 90 के दशक में 91 कह लीजिए, ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि उसमें राज्य की भूमिका की गिरावट देखे जाने लगी क्योंकि निजी क्षेत्रक ज़्यादा आ गए। हमने रोज़गार के क्षेत्र में या फिर जैसे इंडस्ट्री लगाने के क्षेत्र में हमने कई सारे निजी निवेशकों को अनुमति दे दी। हमने अपनी आर्थिक नीतियाँ उदार बनाई। लाइसेंस राज की जो अवधारणा थी उसको हमने बहुत कम उसमें और उदार बना दिया ताकि लोगों को जो उद्योग स्थापित करने के लिए कम नियमों, कानूनों का में फँसना पड़े। ठीक है ना? तो ये सब हमने जो है उदारीकरण वाले चैप्टर में आप पढ़ा भी होगा। बाकी अर्थव्यवस्था में भी पढ़ाया जाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणा को। तो उस दौरान देखेंगे कि निजी क्षेत्रकों की भूमिका बढ़ने लगी क्योंकि राज्य जो है निजी क्षेत्रों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगा। तो जो सार्वजनिक वस्तुएँ हैं जैसे जलापूर्ति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो है कि में भी निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। आप देखेंगे कई सारे अभी आज भी देखिए कई जो विद्युत आपूर्ति है, कई सारी प्राइवेट कंपनियाँ कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट बिल्डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसी तरह आप जो है कि अ, अन्य क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे जो राज्य की भूमिका है उसकी गिरावट देखे जाने लगी है। जबकि आप देखेंगे राज्य का कर्तव्य जो है कल्याणकारी है, जो समाजवादी शब्द में विचारधारा के रूप में हमने लिया है एक नीति के तौर पे। उसमें देखेंगे कहा गया है राज्य जो है जो अक्षम वर्ग हैं और जो वंचित हैं उनके लिए कल्याणकारी कार्य करेगा। लेकिन जब निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है लाभ पे काम करना। जब अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करेगा, तो ऐसे में लोगों का शोषण होगा, कल्याणकारी जो प्रवृत्ति है, चरित्र है उसमें उसमें जो है गिरावट आएगी। ये चीज़ें जो है आप एलपीजी के दौरान देखे गए हैं जो भी आज तक भी बनी हुई हैं। आप देखेंगे आय की असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब में और गरीब स्तर पे होते जा रहे हैं। ये सब जो है आप देखेंगे। तो इसका विपक्ष में तर्क में है कि ये समाजवाद के विपरीत तर्क में ये सब जाते हैं। वहीं देखेंगे जैसे निजीकरण ने संसाधनों का केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बहुत ज़्यादा संसाधन उनके पास पहुँच रहे हैं, ठीक है ना? ये भी समाजवाद की अवधारणा के विपरीत है, ठीक है? जैसे देखेंगे समाज में वर्गीय विभाजन पहले की तुलना में और मजबूत हुआ है। जैसे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग इस तरह से देखेंगे जो जिनके पास धन संपदा अधिक है, उनको समाज में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो ये भी आर्थिक असमानता के साथ-साथ समाज में भी वर्गवान असमानता भी देखी जा रही है। ठीक है ना? और इसको पुष्ट करने के लिए आप देखेंगे अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसमें देखेंगे कितनी आय की असमानता है, कि 10% लोगों के पास 73% संसाधन है। ऐसा ठीक है? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी देख लीजिए तो उससे पता चलता है कि आय की असमानता भारत में कितनी ज़्यादा है। ठीक है ना? आप देखेंगे कि वर्तमान में जो उद्योग शहर हैं, कई सारे केंद्रीकृत मॉडल ने कृषि एवं गाँव की उपेक्षा की है। ठीक है ना? जबकि अभी भी आबादी जो है, आप देखेंगे गाँव में अधिक निवास करती है। गाँव में 2/3 आबादी गाँव में ही रहती है। तो जबकि देखेंगे जो भी उद्योग खोले गए, जो संसाधनों का वितरण देखा जाता है, वो ज़्यादातर शहर की ओर पलायन करता है। शहर में बड़े-बड़े उद्योग देखेंगे आप, कंपनियाँ देखेंगे और जो है कि बड़े-बड़े स्कूल, विद्यालय बहुत अच्छे स्तर के जो गुणवत्ता चीज़ें वो फ़र्क होती हैं। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शहर शहर केंद्रित होती जा रही हैं। ये भी क्या होता है कि संसाधन जो है ये सब गाँव में जिस स्तर से वितरण होना चाहिए, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई देती है लेकिन उस स्तर नहीं करती जो बराबरी कर पाएँ। ये भी जो है कि विपक्ष में तर्क में आप कर सकते हैं। जैसे सरकार द्वारा कल्याणकारी जो है योजनाओं में कटौती की जा रही है। आप देखेंगे कि अब जो है कि पिछले कुछ समय में आप देखेंगे बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएँ बंद कर दी गई हैं और कई सारी जो भी चल रही हैं उसमें धीरे-धीरे सरकार कटौती करती रहती है। कल्याणकारी चरित्र में भी धीरे-धीरे कमी आ रही है। ये समाजवादी जो विचार की जो हमारी संकल्पना है, जो हमारी नीतिगत स्तर के फैसले थे, उसमें जो है गिरावट भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना? और रेलवे का निजीकरण की बात की जा रही है, रेलवे भी सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी जो है कि आप देखेंगे समाजवाद के विपक्ष में तर्क में आप लिख सकते हैं। वहीं आप देखेंगे जो पक्ष में तर्क है, पक्ष में तर्क देखेंगे वर्तमान समय में निजी क्षेत्र की भूमिका तो बढ़ी है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन राज्य की भूमिका में गिरावट नहीं बल्कि बदलाव देखा जाए। क्योंकि आप देखेंगे वैश्विक स्तर पे पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती जा रही है। कुछ सामान हम उस देश से मँगा रहे हैं, हमारी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत जो है हम पूरी कर रहे हैं। ये जो है एक-दूसरे से कनेक्टिविटी ग्लोबल विलेज की उदाहरण आप देख पाएँगे। क्योंकि 1990 से पहले जहाँ सरकार की समृद्धि और वितरण दोनों का कार्य करती थी, आज सरकार क्या कर रही है, जो है कि बाज़ार प्रेरित समाजवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र का कार्य समृद्धि को बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि को गति देना है। वहीं जो है राज्य जो है अभी भी अ, संसाधनों के समतामूलक वितरण करने में भी अपना कार्य कर रहा है। ठीक है ना? तो उसके पक्ष में तर्क में आप कर सकते हो। साथ ही सरकार द्वारा अभी भी कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे मुद्रा योजना है, अभी देखिए मनरेगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सरकार द्वारा अभी भी चलाई जा रही हैं, ठीक है ना? और कई क्षेत्रों में देखेंगे सरकार जो है ऐसा मन में जैसे सीएसआर है, ठीक है ना? उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी-बड़ी कंपनियों का कि अपने जो है लाभ का जो है 1% हिस्सा जो है जन कल्याणकारी में खर्च करेगी। जैसे देखेंगे टाटा जो ट्रस्ट है, कई सारे कैंसर अस्पताल चलाती है। तो जिसमें क्या है कि उसमें टाटा ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी जन कल्याण के लिए कार्य होता है। तो निजी क्षेत्र भी कल्याणकारी योजनाएँ में शामिल होते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि भई ये राज्य की भूमिका में जो है कि गिरावट नहीं राज्य की भूमिका में गिरावट नहीं बल्कि बदलाव देखा जा रहा है। अब जो कार्य राज्य करता था जन कल्याण का, अब उसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। हालाँकि ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि इस संक्रमणशील समाज में जहाँ सामाजिक विषमता और बहिष्करण बढ़ रहा है, ठीक है ना? वहीं पे समाजवादी विचार जो है अधिक प्रासंगिक हैं। ऐसे में सरकार का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ विकास को समावेशी बनाने का भी होना चाहिए। ठीक है ना? और इसको योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को जो है होना चाहिए था और इसका लाभ जो है सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है ना? तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं भाई समाजवादी विचार जो है भारत में बना रहना चाहिए। समाजवादी जो दृष्टिकोण है भारत का उसको बना रहना चाहिए ताकि ज़्यादा जो है जो वंचित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके लिए जन कल्याण
ये चीज़ें जो है अधिक से अधिक पहुँचाई जा सके। ठीक है ना? ये सब चीज़ें जैसे आप लिख सकते हैं, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसा की पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे देखेंगे अब एलपीजी के दौरान, ठीक है ना? आप देखेंगे राज्य की भूमिका में गिरावट और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन, ठीक है ना? और आप देख सकते हैं कि जो है कि आय की समानता का बढ़ता स्तर, इसमें आप लिख सकते हैं रिपोर्ट जो है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, ये भी समाजवादी विचार को जो है कि कमज़ोर कर रहा है, ठीक है ना? आप देखेंगे कि निजी क्षेत्रों के द्वारा संसाधनों का केंद्रीकरण, ठीक है ना? और आप देख सकते हैं कि उद्योग, या ऐसे लिख सकते हैं उद्योग जो है शहर केंद्रित मॉडल है। ये भी चीज़ें और देखेंगे सरकार ये सब आप इसमें विपक्ष में लिख सकते हैं। पक्ष में लिख सकते हैं कि राज्य की भूमिका में गिरावट नहीं बल्कि देखा जा रहा है, ठीक है ना? आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र को द्वारा भी जन कल्याण कार्य किए जा रहे हैं। सीएसआर के सामाजिक दायित्व, ठीक है ना? और आप देखेंगे कि सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, इसको लिख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में वहीं राज्य जो है कल्याणकारी व समतामूलक संसाधनों के संसाधन वितरण में जो है अपनी भूमिका को भी बनाए हुए है, ठीक है ना? तो ये सब जो है आप देखेंगे पक्ष विपक्ष में जैसे समाजवाद को लेके प्रश्न पूछा जाए, समाजवाद जो है कि प्रासंगिकता पे पक्ष विपक्ष में लिख के ओवरऑल एक निष्कर्ष भी दे देंगे, ठीक है ना? तो आप देखेंगे जहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि जहाँ सामाजिक विषमता और बहिष्करण बढ़ रहा है,
और बहिष्करण बढ़ रहा है। ऐसे में समाजवादी विचार जो कि नीतिगत स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है ना? इसलिए कह सकते हैं कि यह प्रासंगिक है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम अगला देखिए एक बार ओवरऑल आप जो शब्द हैं लिखे हुए प्रस्तावना में, उसको बारे में आप बेहतर एक समझ रख पाएँगे तो पूरा संविधान आपकी पकड़ में रहेगा। ठीक है? अगर आप देखेंगे उसमें अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट के ही चैप्टर जो है भाग 2 में इतनी सारे अनुच्छेद हैं, तो उसके बारे में आपको जब पढ़ेंगे तो सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। प्रस्तावना बता देता है संविधान में क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है, लक्ष्य क्या है, तो पता रहता है, तो उसके हिसाब से हम प्रश्न को हम लिख पाते हैं। जैसे न्यायपालिका भी अपने कभी किसी-किसी जजमेंट में कहती है कि यदि संविधान में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, हमें तो निर्णय लेने में प्रस्तावना जो है इसमें मदद करती है। प्रस्तावना हमें उस लक्ष्य को बताती है जिस लक्ष्य को संविधान अचीव करना चाहता है। ठीक है ना? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया समाजवाद जो है अब आगे हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है ना? पंथ निरपेक्षता हम देखेंगे, इसके बाद फिर आगे जो भी टर्म इस्तेमाल हुए हैं वो हम देखेंगे। भारत में जो है पंथ निरपेक्षता जो है प्रयोग हुआ है, धर्मनिरपेक्षता नहीं किया गया। जैसे आप देखेंगे यूरोप के संविधानों में, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है। हमारे यहाँ क्या है? पंथ निरपेक्षता है। जैसे अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पंथ निरपेक्षता। मैंने इसको से देखिए अगर कोई बड़ा धर्म है, ठीक है ना? और इसमें से कुछ ऐसे विचार निकल के, ठीक है, जो पहले इसी मूल धर्म से जुड़े हुए थे। कुछ विचार जो कि इस धर्म से असंगत होकर कुछ अपने एक विचार बना के जब ये अलग हो जाते हैं, ये पंथ निरपेक्ष कहे जाते हैं। पंथ निरपेक्षता उसको पंथ कहा जाता है। ठीक है ना? सेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्ट कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है, यह एक पंथ है। किसका पंथ है? ये जो है आप देखेंगे हिंदू धर्म का एक पंथ है। उसी तरह से जैसे देखा जाए बौद्ध धर्म है और इसमें जो हीनयान, महायान की बना, इससे अलग होके अलग-अलग विचारों में, तो ये जो है इस कहा जाएगा ये दोनों पंथ हैं। तो बौद्ध धर्म के पंथ क्या हैं? हीनयान और महायान। ठीक है ना? तो इसी तरह से चीज़ें पम होती तो भारत में जो है कि धर्म के स्तर तो समाहित पंथ में हो ही जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आप देखिए जब भारत में पंथ निरपेक्षता की बात हो रही है, जो छोटे-छोटे विचारों वाले भी लोग हैं, अलग-अलग जिन्होंने पंथ बना रखे हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का भारतीय संविधान उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना? तो इसलिए भारत में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा पंथ और धर्म में अंतर समझ में, पंथ भी एक तरह का धर्म ही है, लेकिन जो मूल धर्म है उससे निकल के कुछ विचारों से असंगत होके अपनी एक विचारधारा, अपने एक मूल्य विकसित कर लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम पंथ कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म से निकल के बौद्ध धर्म बना, ऐसा माना जाता है। तो बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म का एक पंथ है और बौद्ध धर्म के विचारों से कुछ जो है जब आगे की इनकी यात्रा हुई, आप देखेंगे कालक्रम बढ़ता गया तो कुछ समय बाद हीनयान और महायान की परिकल्पना आई, संकल्पना, जो भी इसको कहा जा सकता है ये बौद्ध धर्म का पंथ है। ठीक है?
तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले पदनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं था, ये भी 42वें संविधान संशोधन में देखा गया। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि पदनिरपेक्षता का मतलब हो गया कि धार्मिक विश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर विशेष बल दिया जाए, राज्य और धर्म के बीच अलगाव हो और दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। धर्म अपना अलग कार्य करे और राज्य अपना अलग कार्य करे और प्रवृत्ति जो हो धार्मिक विश्वासों के स्थान पे वैज्ञानिक मनोवृत्ति विशेष बल दिए की बात की जाती है पंथ निरपेक्षता में। तो हम जो है इसको जो है तुलना करते हुए समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए। यहाँ लिख देंगे हम पश्चिमी समाज, मतलब यूरोपीय देश, और यहाँ लिख लेंगे भारत। ठीक है ना? तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है? और राज्य धर्म के बीच पूर्ण अलगाव होगा। ठीक है? और धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला होगा। ठीक है ना? और जहाँ राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन राज्य द्वारा सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब प्रतिबंधात्मक पंथ निरपेक्षता है। जैसे निजी जीवन में पश्चिमी देशों में तो राज्य कोई आपके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जब सार्वजनिक मामला आएगा तो सार्वजनिक मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो धर्म में पहनावा पहनते हैं तो घर में आप पहन सकते हैं, निजी तौर पर राज्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आपकी ड्यूटी रहेगी, राज्य कह सकता है कि नहीं आपका ये पोशाक नहीं चलेगा, इसके लिए राज्य नियम कानून बना सकता है। ठीक है ना? तो भारत में अभी देखेंगे भारत में क्या है। तो यूरोप देश में कुल देखा जाए तो इसका मतलब धर्म का जो वहाँ पे रखा गया है, धर्म का आशय वो रखा गया है कि आस्था की पद्धति एक आस्था की पद्धति हो। ठीक है ना? आस्था की पद्धति हो जिसका कोई प्रवर्तक हो। ठीक है ना? और एक उपासना की प्रणाली हो उसकी। कैसे आप ये सब चीजें हैं। ठीक है ना? तो अब ये जो है पश्चिमी देशों में इस तरह की पंथ धर्मनिरपेक्षता की बात देखी जाती है। अब भारत के स्तर पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसमें भी वही बात है, पहले स्तर में देखा जाता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है ना? और राज्य एवं धर्म के बीच पूर्ण अलगाव नहीं होगा बल्कि सैद्धांतिक दूरी होगी। राज्य व धर्म के बीच सिद्धांत जैसे मान लीजिए कि राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि राज्य किसी धर्म विशेष को लेके अपनी जो है एकजुटता ज्यादा दिखाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और समान सैद्धांतिक दूरी भी बनाए रखेगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब हो गया कि राज्य जो है धर्म के मामले में सकारात्मक
हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे सती प्रथा, जैसे देखा जाए सती प्रथा जो है बहुत कुप्रथा में गिनी जाती है, तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था समाज में चल रही है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। वो कहेगा भाई राज्य जो है कि ये धार्मिक मामला ना, मतलब ये धर्म का इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी, जो अब धर्म के नाम पे आप सती प्रथा और ट्रिपल तलाक वाली व्यवस्था जारी रखेंगे, ठीक है ना? तो राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है इसमें। जैसे आप देखें कुछ सब्सिडी, जैसे हज सब्सिडी देती है, इसका मतलब क्या है कि राज्य सैद्धांतिक दूरी रख रहा है लेकिन सकारात्मक हस्तक्षेप कर रहा है। भाई हज सब्सिडी क्या है, जो जाना चाह रहे हैं हज करने के लिए, यदि उनके पास पैसे कम है तो सरकार मुहैया मतलब सब्सिडी देती है, ताकि कम से कम पैसे में लोग ये सब कर सकें। तभी सकारात्मक हस्तक्षेप में माना जाएगा। जैसे आप देखेंगे महाकुंभ का आयोजन होता है, तो राज्य बड़ी स्तर से उसकी तैयारियाँ करता है। ये भी जो है कि इसी पथ निरपेक्षता की अवधारणा में आता है। ऐसा नहीं पथ निरपेक्षता के खिलाफ काम राज्य कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि लोगों की जन सुविधाएँ आस्था को पूरा करने के लिए राज्य सकारात्मक हस्तक्षेप कर रहा है। उसमें ऐसा नहीं किसी उसको ये नहीं माना जा सकता कि राज्य किसी धर्म विशेष के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब भारत की जो समावेशी पथ निरपेक्षता है, ठीक है ना? समावेशी पथ निरपेक्षता है। और जो है ये आचार, भारत के आचार व्यवहार में भी आप देखेंगे इस तरह से चीज़ें दिखती है। लोग कहते हैं भाई हमारा धर्म, आपका धर्म सब एक ही बात सिखाता है, भाई लोग साथ में रहें, एक-दूसरे से मिल-जुल के रहें। यही चीज़ पथ निरपेक्षता की बात है। पथ निरपेक्षता का मतलब यही होता है, सामाजिक स्तर पे एक चेतना है, जहाँ समाज के विभिन्न धर्म के लोग के बीच सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, लोग एक-दूसरे के साथ समायोजित तरीके से रहें और साझा मूल्यों को आगे बढ़ाएँ। ऐसे मूल्य जो समाज को आगे ले जा सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करें और सह-अस्तित्व की भावना का विकास करें। ये पथ निरपेक्षता की बात होती है। वहीं यदि ये सामाजिक स्तर पे देखा जाए, यदि व्यक्तिगत स्तर पे पथ निरपेक्षता देखी जाए तो एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना, ठीक है ना? जैसे अब जो है कि आप मौलिक अधिकार में देख सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जो राज्य के खिलाफ प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 15 में, 25 में, 26 में, 27, 28, 29, 30 में आप जो है पथ निरपेक्षता की भावना को देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है कि आप जो है देखिए पथ निरपेक्षता की बातें, ठीक है ना? तो ओवरऑल पथ निरपेक्षता का मतलब आप देखेंगे सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो एक सामाजिक जो है कि चेतना है, जहाँ समाज के विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व की भावना से रहते हैं और सामाजिक मूल्यों, एक ऐसे मूल्य जो समाज को बेहतर बनाते हैं उनके लिए, उनके साझा मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और अपने सभी धर्मों के मध्य सहिष्णुता का भाव रखते हैं। ठीक है ना? तो अगर टॉलरेंस है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पथ निरपेक्षता बहुत बेहतर है, मजबूत है। टॉलरेंस अगर नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, तो आप कहिए पथ निरपेक्षता हमारी कमज़ोर हो रही है। ठीक है ना? तो पश्चिमी समाज में और जो है कि भारतीय समाज में पति विविधता का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। आप देखेंगे पश्चिमी समाज में जो सार्वजनिक स्तर है उसमें भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य अपने नियम कानून बना सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी लोग देखेंगे कई सारे टीके, कई सारे अपनी धार्मिक मान्यताओं के पहनावे पहन के भी कार्य करते हैं। भारत में इस तरह भारत का देखा जाए पति विविधता बड़ी उदार है। ठीक है ना? तो राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान दूरी रखता है, समान व्यवहार करता है और राज्य को ये शक्ति है कि वह सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है? तो ये सब जो है निरपेक्षता की चीज़ों में आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे लोकतंत्र, गणतंत्र और न्याय। तो लोकतंत्र को समझेंगे, गणतंत्र के लिए न्याय व्यवस्था को देखेंगे, स्वतंत्रता देखेंगे, ठीक है ना? समानता है, बंधुत्व है, सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना? तो अभी हम जो है आज के लेक्चर में निरपेक्षता और समाजवादी जो विचार था, उसको हमने समझने का प्रयास किया, ठीक है ना? आगे लेक्चर में जो चीज़ें और कवर करनी है, उसे हम कवर करेंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।